12 नवंबर 1996 की उस शाम को सऊदी एयरलाइंस की एक फ्लाइट ने हमेशा की तरह दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। मौसम साफ था और हवा भी शांत थी और कोई भी ऐसा संकेत नहीं था जिसे पता चल सकता कि कुछ ही पल में हजारों फीट की ऊंचाई पर लगभग 350 यात्रियों सहित ये विमान चकनाचूर हो जाएगा। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए बोइंग 747 कुछ ही मिनटों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और इसने दिल्ली एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से और भी ऊपर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन एटीसी ने उसे उसी ऊंचाई पर रहने का निर्देश दिया। उन दिनों दिल्ली हवाई अड्डे का रनवे वन वे था, यानी प्रस्थान और आगमन दोनों रनवे एक ही तरफ से होता था। उसी समय कजाकिस्तान का एक विमान IL-76 विपरीत दिशा से 15,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली की तरफ आ रहा था। दिल्ली एटीसी ने उसे FL-150 यानी 15,000 फीट पर बने रहने का निर्देश दिया। एटीसी ने कजाकिस्तान के विमान को यह भी बताया कि बिल्कुल विपरीत दिशा में सऊदी एयरलाइंस की उड़ान केवल 10 मील दूर है और मुमकिन है कि अगले 5 मील में कजाकिस्तान के विमान को पार करेगी। एटीसी ने आगे निर्देश दिया कि रिपोर्ट इफ इन साइट, यानी अगर ये विमान दिखाई दे तो एटीसी को इसकी सूचना दी जाए। कजाकिस्तान के विमान ने दोबारा दूरी तय की। एटीसी ने जवाब दिया कि ट्रैफिक अब 8 मील दूर है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। कजाकिस्तान विमान के चालक दल को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि क्योंकि 140 पे वो आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों प्लेन आपस में टकरा गई, जिसमें 351 लोग मारे गए। इस हुई दुर्घटना की जांच दिल्ली हाई कोर्ट के जज RC लाहौटी की अध्यक्षता में हुई। जांच में पता चला कि कजाकिस्तान के विमान के कॉकपिट में जो बातचीत हुई उसके अनुसार रेडियो अधिकारी ने दोनों विमानों के टकराने से ठीक 4 सेकंड पहले सऊदी विमान को सामने देखा था। यह घटना विमानन इतिहास में सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक है। इस दुर्घटना में 8 देशों के कुल 351 लोग मारे गए थे, जिनमें सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में 312 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य थे और कजाकिस्तान के विमान में 32 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य शामिल थे। इसी तरह सऊदी विमान चालक दल के अंतिम शब्दों से यही पता चलता है कि उन्होंने भी कजाकिस्तान विमान को आखिरी समय में देखा था और वो समझ गए थे कि मौत उनके बहुत करीब है। लाहौटी आयोग के अनुसार उनके अंतिम शब्द थे अस्तगिफरुल्लाह असहद इल्ला लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही शब्द थे उनके। विमान के मलबे से ये अंदाजा लगाया गया कि कजाकिस्तान का विमान सऊदी विमान से नीचे आ चुका था और जैसे ही सऊदी विमान दिखाई दिया उसने तुरंत अपनी सही ऊंचाई 15,000 फीट पर पहुंचने की कोशिश की और बिल्कुल आखिरी समय में उसका पिछला हिस्सा सऊदी विमान के दाएं पर से टकरा गया। जमीन पर 2 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन हवा में एक आदमी था जिसने दुर्घटना के कुछ ही क्षण बाद का हाल एटीसी को बताया। दिल्ली से 8 मिनट की दूरी पर अमेरिकी वायुसेना का विमान इस्लामाबाद से अमेरिकी दूतावास का सामान लेकर दिल्ली पहुंचने वाला था। टकराव के 2 मिनट बाद उसने दिल्ली एटीसी को सूचना दी कि उसने आग का एक बड़ा गोला देखा है जो कुछ ही पल में जमीन पर 2 अलग दिशाओं में गिरते हुए दिखा है। इसके पायलट ने एटीसी को बताया कि हमने अपनी दाहिनी ओर एक विशाल आग के गोले जैसा कुछ देखा है और यह एक बड़े विस्फोट की तरह लग रहा है। एटीसी ने तुरंत दोनों विमानों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जाहिर है कि बहुत देर हो चुकी थी। इसके 1 मिनट बाद अमेरिकी विमान ने दोबारा इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने पहले इसे बिजली चमकने की कोई घटना समझा था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें इस समय आपके उत्तर पश्चिम में लगभग 44 मील दूर दाईं ओर 2 आग के गोले दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने और भी स्पष्ट किया कि गुजरते हुए हमने बादलों में आग का एक बड़ा गोला देखा और मुझे मलबा दिखाई दिया। जमीन पर 2 अलग अलग जगहों पर आग है। ऊपर ये आग के गोले दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के चरखी दादरी गांव में गिरे थे। मृतकों की राष्ट्रीयता थी 331 भारतीय, 18 सऊदी, 9 नेपाली, 3 पाकिस्तानी, 2 अमेरिकी, 1 ब्रिटिश और 1 बांग्लादेशी। गांव वालों ने भी मीडिया को बताया कि उन्होंने ऊपर से आग के गोले गिरते और नीचे से काला धुआं उठते हुए देखा। उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि पहले तो एक खतरनाक आवाज आई जिसने पूरे गाँव को हिलाकर रख दिया। घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए और हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। लोग इसे भूकंप समझकर डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। जब ये पता चला कि ये विमान है तो लोग आग और धुएं की तरफ दौड़ पड़े। विमान गांव के बाहर एक खेत में गिरा था। उनका मानना था कि सऊदी पायलट ने गांव को बचाने की कोशिश की थी और विमान को खेत की तरफ ले गए थे। हालांकि जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। NDTV के जर्नलिस्ट नताशा वहां पहुंचने वाले पहले पत्रकारों में से एक थी। वह बताती है कि जब वह मौके पर पहुंची तब तक रात के करीब 11:30 बज चुके थे और उन्होंने दूर से ही देखा कि विमान का मलबा जल रहा है। वह कहती है कि करीब जाते हुए वह यह सोच रही थी कि वह मलबे पर चल रही है, तभी उनका पैर एक लाश से टकरा गया। जब उनके साथी कैमरामैन ने कैमरा लाइट ऑन की तो ये दृश्य देखने को मिले। उनका कहना है कि मुझे आज भी उसका चेहरा, उसके चेहरे के भाव, उसके शरीर का आकार याद है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। वह आसपास हर खेत में शरीर के अंग बिखरे हुए थे और वो अंधेरे में खेत की मिट्टी या गोबर समझकर उन पर चल रहे थे।
नताशा भी दूसरे पत्रकारों की तरह रात को वहीं रुकी और जब सुबह हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि यह दुर्घटना वास्तव में कितनी भयावह थी। हर तरफ 100 घड़ियां, जेवर, चश्मे, साड़ियां, मसाले के पैकेट और खिलौने बिखरे पड़े थे। वहाँ बिखरे हुए शरीर और उनका सामान उनके सुख दुख की कहानी बता रहे थे। वह कहती है कि वहाँ कुछ आधी लाशें थी जिनमें किसी का ऊपरी हिस्सा गायब था तो किसी का निचला हिस्सा और कुछ 100 जले हुए थे। वह कहती है कि यह एक दिमाग हिला देने वाली दुर्घटना थी। यह अकल्पनीय था कि 2 विमान हवा में टकरा जाएंगे। हजारों फीट की ऊंचाई से तेजी से गिरने के बाद सऊदी विमान का इंजन जहां गिरा वहां 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। जहाज का ढांचा पहचान में नहीं आ रहा था कि ये जहाज ही है, केवल उसकी पूंछ का एक हिस्सा ही कुछ हद तक पहचान में आ रहा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्लेन ही पहचान में नहीं आ रहा था तो लोगों के शौक कैसे पहचान में आते। उस समय के अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने शवों से घड़ियां, गहने और कपड़े उतार लिए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जब शवों को चरखी दादरी अस्पताल में ले जाया गया तो उन्हें अस्पताल के कॉरिडोर और वार्डों में बर्फ के ढेर पर फेंक दिया गया, जिसमें वहां बहुत खून बहने लगा, क्योंकि स्थानीय अस्पताल में शवों को सुरक्षित रखना आसान नहीं था और कई शव इस हद तक जल चुके थे कि और इस हद तक बिखर गए थे कि उनकी पहचान करना नामुमकिन था। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ एनालिसिस करने के बाद कुल मिलाकर 76 मुसलमानों, 15 हिंदुओं और 3 ईसाइयों के शवों की पहचान नहीं हो सकी थी, या उनके शरीर के कुछ अंग मिले थे और उनके अवशेषों को दफनाया गया या उनका अंतिम संस्कार किया गया था। नताशा बहुत से शवों के पीछे दिल्ली में उनके कब्रिस्तान और शमशान घाट तक गई। उन्होंने देखा कि ताबूतों से लाशों के हिस्से झूल रहे हैं और उनमें से चूहे निकल रहे हैं। वह कहती है कि यह उन कहानियों में से एक है जिस पर और अधिक पढ़ने और लिखने की जरूरत है, क्योंकि लोग इसे बहुत जल्दी भूल गए। दोनों विमानों में ऐसे लोग सवार थे जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की उम्मीदों से अपनी अस्थायी मंजिल की तरफ जा रहे थे। कजाकिस्तान के विमान को किर्गिज के कुछ व्यापारियों ने चार्टर किया हुआ था, जो आने वाली सर्दियों के लिए सस्ते कपड़े खरीदने के लिए दिल्ली आ रहे थे। सऊदी विमान में ज्यादातर मजदूर थे जो सऊदी अरब में तेजी से बढ़ते कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने जा रहे थे। 25 साल बाद मृतकों के परिजन हिचकिचाते हुए टुकड़ों में अपनी दास्तां बयां करते हैं। आखिर इतना कुछ होने के बाद हादसे का जिम्मेदार कौन? हादसे के बाद अटकलों का दौर जारी रहा। कुछ लोगों ने विमान के उपकरण में अचानक खराबी को दुर्घटना की वजह बताया। किसी ने दिल्ली एटीसी के उपकरण को आउटडेटेड कहा तो कुछ ने पायलटों को दोषी ठहराया। जब ब्लैक बॉक्स की जांच करने की बारी आई तो पक्षकार इसे भारत में खोलने के लिए सहमत नहीं हुए। लाहौटी आयोग ने भारत की नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी में रिकॉर्ड हासिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन दोनों एयरलाइनों ने लैब की क्षमताओं पर संदेह व्यक्त किया और भारत के बाहर रिकॉर्डिंग पर जोर दिया। आखिरकार यह फैसला हुआ कि कजाकिस्तान एयरलाइंस अपने ब्लैक बॉक्स की जाँच मॉस्को की एक लैब में कराएगी और सऊदी एयरलाइंस ब्रिटेन की लैब में जाँच कराएगी।